Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the chemistry of metal carbonyls. सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल कार्बोनिल्स की डेफिनेशन को. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स. तो मेटल कार्बोनिल्स हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास एक मेटल जो है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है किसी मोनोऑक्साइड ग्रुप के साथ, या फिर जिसे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं. तो यहाँ पर अगर हम लोग मेटल कार्बोनिल्स की नेचर की बात करते हैं तो मेटल कार्बोनिल्स हमारे पास ऑर्गेनो मेटेलिक इन नेचर होते हैं, और इनमें जो मेटल मौजूद होती है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़ीरो होती है, या फिर बहुत ज़्यादा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल मौजूद होती है. और अगर हम लोग मेटल कार्बोनिल्स की हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1834 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जस्टस वॉन लिबर्ग. उसने पहला हमारे पास मेटल कार्बोनिल डिस्कवर किया, उसका नाम था पोटाशियम कार्बोनिल. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनिल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उनकी स्टेट क्या होती है. मेटल कार्बोनिल्स हमारे पास बेसिकली वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं, या फिर ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं. और अगर हम लोग मेटल कार्बोनिल्स के कलर की बात करते हैं तो अगर हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स मोनोक्रोमेटिक हैं तो उनका कलर हमारे पास पेल येलो होता है, या फिर वो कलरलेस होते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेप्शन पाई जाती है कि जब हमारे पास विनाडियम जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मोनोऑक्साइड ग्रुप के साथ, तो उसका कलर हमारे पास होता है ब्लू ग्रीन. तो अगर हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स पॉलीक्रोमेटिक इन नेचर हैं तो उनका कलर हमारे पास डार्क होता है. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स की सल्यूबिलिटी जो है वो किस तरह से होती है. अगर हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स न्यूट्रल होते हैं तो यहाँ पर ये सल्यूबल होंगे किसी भी नॉन पोलर या फिर पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. लेकिन अगर ये हमारे पास आयोनिक इन नेचर होते हैं तो ये सल्यूबल होंगे वाटर में या फिर लोअर अल्कोहल्स में, जैसा कि हमारे पास मेथनॉल और एथेनॉल वगैरह जो है वो लोअर अल्कोहल्स की एग्जांपल्स हैं. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अगर हम लोग देखते हैं मेटल कार्बोनिल्स को, तो जो तमाम के तमाम हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं. लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है हमारे पास कि जब हमारे पास विनाडियम जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है. पैरामैग्नेटिक होने की वजह यहाँ पर यह है कि इसमें हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई स्टार ऑर्बिटल में मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास जो मेटल कार्बोनिल्स हैं उनकी काइनेटिक्स को. तो अगर हम लोग काइनेटिक्स के हिसाब से देखें मेटल कार्बोनिल्स को, तो ये काइनेटिकली इनर्ट होते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी को, कि मेटल कार्बोनिल्स की थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है. तो हम लोग जब देखते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी के हिसाब से जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं. मींस अगर हम लोग ज़रा सा उन्हें हीट करते हैं तो वो मेटल और कार्बोनिल ग्रुप में जो है वो हमारे पास टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स हैं वो थर्मली अनस्टेबल हैं. इसी तरह से अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मेटल कार्बोनिल्स हाईली अनस्टेबल होते हैं और अंडरगो कर जाते हैं ऑक्सीडेशन को जब हम लोग इनका एक्सपोजर करवाते हैं एयर के साथ. तो अगर हम लोग देखते हैं टॉक्सिसिटी को, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स होती हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट और इनकी जो हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही पुअर होती है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी एक्सिबिट करते हैं. तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि अगर मेटल कार्बोनिल्स के साथ जो एक्सपोजर है हमारा वो शॉर्ट टर्म होता है तो ये हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, जिसमें हमारे पास लंग्स, लिवर और ब्रेन की डिजीज़ जो हमारे पास जो है वो लंग्स, लिवर और ब्रेन की डिजीज़ जो है वो हमारे पास काज करते हैं मेटल कार्बोनिल्स. इसी तरह से अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है वो हमारा मेटल कार्बोनिल्स के साथ होता है तो ये हमारे पास कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं, मींस कैंसर का काज बनते हैं. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेटल कार्बोनिल्स की क्लासिफिकेशन को. तो यहाँ पर हम लोग जब मेटल कार्बोनिल्स को क्लासिफाई करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, तो हम लोग दो बेसिस पर मेटल कार्बोनिल्स को क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेटल्स. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल जो हमारे पास मेटल के साथ अटैच्ड लिगेंड्स होते हैं उनकी बेसिस पर मेटल कार्बोनिल्स को जो है वो किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है. तो मेटल कार्बोनिल्स को जो है वो इस बेस पे हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक है हमारे पास होमोलैप्टिक और दूसरी है हमारे
पास हेट्रोलैप्टिक। जैसा कि नाम से ही जो है वो हमारे पास जाहिर है कि होमोलैप्टिक में हमारे पास क्या होता है कि एक ही जो है वो जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ यही हमारे पास एक लिगेंड होता है जो कि मेटल के साथ अटैच्ड होता है। कोई भी दूसरा लिगेंड जो है वो यहाँ पर मेटल के साथ आकर अटैच्ड नहीं होता। जैसा कि आप लोग इस एग्जांपल में देखें कि निकल के साथ जो हमारे पास लिगेंड है अटैच्ड, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप है। इसी तरह से अगर हम लोग हेट्रोलैप्टिक जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स है उनकी बात करें तो हेट्रोलैप्टिक मेटल कार्बोनिल्स में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ कार्बोनिल लिगेंड के साथ हमारे पास कुछ और लिगेंड्स भी मौजूद होते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि जब प्लैटिनम के साथ कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर एक और लिगेंड भी मौजूद है जो कि क्लोरीन है। इसी वजह से इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक मेटल कार्बोनिल। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनिल्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। एक है हमारे पास मोनोन्यूक्लियर और दूसरा है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर। तो यहाँ पर मोनोन्यूक्लियर में हमारे पास होता है कि एक ही एटम जो है वो हमारे पास एक ही सेंट्रल मेटल एटम मौजूद होता है जो कि लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाकर जो है वो हमारे पास मेटल कार्बोनिल बनाता है। और पॉलीन्यूक्लियर हमारे पास ऐसे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा मेटल जो है वो हमारे पास मौजूद होती है। तो यहाँ पर इस फार्मूले में हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही मेटल जो है वो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि दो मेटल्स जो है वो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर मेटल कार्बोनिल जो है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो पॉलीन्यूक्लियर टाइप के जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, इनकी नेक्स्ट हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास होमोन्यूक्लियर है पहली टाइप इसकी। होमोन्यूक्लियर में हमारे पास जो मेटल एटम्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। जिस तरह के इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास मैंगनीज़ है वो दो जो है वो हमारे पास मेटल्स हैं जो कि सेम टाइप के हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि आयरन जब हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पर भी जो है वो एक एग्जाम्पल में हमारे पास 2 आयरन के एटम्स हैं, सेंट्रल मेटल एटम्स हैं, और दूसरी एग्जाम्पल में हमारे पास 3 एटम्स हैं और सेम टाइप के जो है वो हमारे पास एटम्स मिलकर जो है वो क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं कोऑर्डिनेट कार्बोनिल ग्रुप के साथ। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हेट्रोन्यूक्लियर में हमारे पास जो हमारे पास सेंट्रल मेटल्स होती हैं जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसी तरह से इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैंगनीज और कोबाल्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या कर रही हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ। इसी तरह से तीसरी टाइप है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर की, जिसमें हमारे पास है ब्रिजिंग एंड नॉन ब्रिजिंग टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। ब्रिजिंग में हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि चेन में हमारे पास मौजूद होते हैं एट द टर्मिनल साइड पे जब हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है तो मीन्स वो कोई ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं फॉर्म कर रहा है, तो इस वजह से हम लोग उसे बोलते हैं नॉन ब्रिजिंग टाइप ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स भी मौजूद होते हैं जिनमें जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है वो चेन के दरमियान में मौजूद होता है और वहाँ पर एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल्स। ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल्स में भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास U2 ब्रिजिंग है एंड U3 ब्रिजिंग है। एक में हमारे पास 2 मेटल कार्बोनिल्स इन्वॉल्व होंगे और दूसरे में हमारे पास 3 मेटल कार्बोनिल्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और मेटल कार्बोनिल्स को हम लोग किन बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो मेटल कार्बोनिल्स हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि मेटल कार्बोनिल्स देते हैं। अल्लाह हाफिज़।